चैप्टर नंबर 3 है पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर के। यहाँ पर पहला टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसके आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। ये टॉपिक में जो फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक है, ये टॉपिक प्राइमरली हमारा स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए कि केवल और केवल इसके बेसिक्स पता होने ज़रूरी होते हैं। डिटेल हमें जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम की बिल्कुल भी कहीं से भी कोई नीड नहीं होती है। पहला टॉपिक जो हमारा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड बनाना, रेल बनाना, ब्रिज बनाना। तो जितने भी हम लोगों को फिजिकल असेट के फॉर्मेट में चीज़ें दिखती हैं, ये सब हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, ये जो चीज़ें होती हैं, जो सोशल सेक्टर की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम एक्चुअल में क्वालिटी डेवलपमेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक और नई टर्म हमें देखने को मिल रही है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में हो रहे हैं, चाहे वो एप्लीकेशन के बेस्ड पर हो या कोई पोर्टल के बेस पर हो, जैसे तमाम चीज़ें हमें यूपीआई सिस्टम देखने को मिल जाती है, हमें परिवहन पोर्टल देखने को मिल जाता है, हमें आधार देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जितने भी हमें यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी इसी चीज़ को लेकर के G20 टास्क फोर्स ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक रिपोर्ट निकाली है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये G20 के टास्क फोर्स ने DPI से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाली हुई है और इसके बेसिक्स पता होना चाहिए कि आखिर में DPI क्या होती है। सो DPI एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम होती है जो कि सिक्योर और इंटर ऑपरेबल होती है। आप किसी भी चीज़ को लेकर के देख लीजिए, जैसे आधार को लेकर के देखिए या यूपीआई को लेकर के देखिए या परिवहन पोर्टल को लेकर के एम परिवहन को देखिए, जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ये सब सिक्योर्ड होती हैं और इंटर ऑपरेबल होती हैं। यहाँ पर ओपन स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन बेस्ड यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है जो हर एक पब्लिक के लिए ओपन होती है। दीज आर ऑल्सो गवर्न्ड बाई applicable legal framework and enabling rules to drive development, inclusion and innovation, trust, competition, फलाना फलाना। तो यहाँ पर जब आप एग्जाम्पल्स ध्यान रहेंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली आप जो भी MCQ अगर वगैरह पूछा जाएगा तो इजीली आप निकाल सकेंगे। DPI क्या नहीं होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। DPI क्या नहीं होते हैं, अगर मान लेते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्टिविटी के लिए अगर बनाया जाता है तो उसे हम लोग DPI नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने 5G पोर्टल निकाला, 6G पोर्टल निकाला, तो ये जो पोर्टल बन रहे हैं या जो ये इंटरनेट सिस्टम बन रहे हैं, इसे हम लोग कभी भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। इसके थ्रू जब कोई नया डेवलपमेंट या कोई नई अगर लिंक बनाई जाती है तो उसे हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया की DPI हमें अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है, जैसे आधार आइडेंटिटी के लिए होती है, यूपीआई पेमेंट के लिए होती है, डिजिटल लॉकर डेटा गवर्नेंस के लिए होती है, एक्सेट्रा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट और क्या है, आपके पास एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि वन फ्यूचर अलायंस वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वन फ्यूचर अलायंस आपको ध्यान रखना है कि ये G20 के अंतर्गत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए ही सिर्फ ये एक अलायंस बनाया गया है। सिमिलरली इसी तरीके से EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, ये जो EU है यानी यूरोपियन यूनियन है, इनका इंडिया के साथ में मिल करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए है। सिमिलरली ग्लोबल DPI रिपोजिटरी है, ये भी G20 के अंतर्गत ही बनाया गया है और यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के बारे में बोला गया है। सोशल इम्पैक्ट फंड यहाँ पर बनाया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल साउथ नेशंस के DPI डेवलपमेंट के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो ये जो पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, ये इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनने के चांसेस जरूर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ये जो हमारी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है, जिसे हम लोग UPI बोल देते हैं, हर जगह पर फ़ोन पे, गूगल पे और फलाना पे जितना भी है, हर जगह पर हमें UPI सिस्टम देखने को मिल जाती है।
पहले तो आपको यूपीआई की बेसिक पता होनी चाहिए कि यूपीआई 2016 में लॉन्च की गई थी और एनपीसीआईएल के द्वारा ये लॉन्च किया गया, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से एक्ट के थ्रू ये गवर्न होती है? ये गवर्न होती है आईबीए के द्वारा, यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा, और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के द्वारा। अब ये यूपीआई काम कैसे करता है? यूपीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है, या ये जो हमारा एनपीसीआई है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है, जहां पर रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट को ऑपरेट किया जाता है। यूपीआई के तमाम काम है। यूपीआई पहले जो 1 लाख की लिमिट देता था, अब वो बढ़ा करके उसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा मैक्सिमम जो पहले 5,000 की पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ करती थी वो अब 10,000 कर दी गई है। तो इस तरीके से हमारे पास में कई तरीके के चेंजेस किए गए हैं। जरा इसके बारे में देख लेते हैं। यूपीआई के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये आईएमपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके का सिस्टम होता है, जैसे आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होती है और एक होती है आईएमपीएस। तो जो यूपीआई है वो आईएमपीएस सिस्टम को यूज़ करता है, यानी कि इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन होती है, जो अलग अलग बैंक को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मतलब ऐसे फ़ोन नंबर के ज़रिए सारे बैंक एक जगह पर आ जाते हैं। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 क्लिक्स होते हैं। जैसे एक देखेंगे वहाँ पर पिन डालना होता है और एक बार जब ट्रांजेक्शन करनी होती है तो फिर आप ट्रांजेक्शन पिन डालते हैं। बाकी वर्चुअल एड्रेस भी होता है, आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट मंगा सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट हो सकती है, मर्चेंट पेमेंट हो सकती है, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। कुछ छोटे छोटे वेरिएंट्स भी हैं, जैसे यूपीआई 123 पे, जहाँ पर हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में ये यूपीआई सिस्टम को दिया गया है। पहले ये ट्रांजेक्शन 5,000 की होती थी, इसकी ट्रांजेक्शन को बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। यूपीआई लाइट, जो बिना यूपीआई पिन डाले ट्रांजेक्शन की जाती है, पहले इसकी लिमिट 200 रुपये हुआ करती थी, फिर बढ़ा करके इसकी लिमिट जो है 1,000 कर दी गई है। फिर वॉलेट की जो लिमिट है वो 2,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दी गई है। अलग अलग वॉलेट होते हैं जहाँ पर पहले से आप पैसा लोड करके रख सकते हैं। ये तो बेसिक्स हो गई। इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। आई डोंट थिंक इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह बनना चाहिए। जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि यूपीआई अब किन किन कंट्रीज़ के साथ हमारी हो गई है, यानी इन कंट्री में भी अगर आप जाएंगे तो क्यूआर पेमेंट करेंगे तो कर लेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये कंट्रीज़ है श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और रिसेंट में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर 8 कंट्रीज़ टोटल हो गए हैं। 8 कंट्रीज़ में श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, 5th हो गया सिंगापुर, 6th भूटान, 7th नेपाल एंड 8th जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये 8 कंट्री का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए कि संभावना ज़्यादा रहती है। यूपीआई को लेकर के कुछ छोटे मोटे और भी इनिशिएटिव्स बनाए गए हैं, जैसे कि एनपीसीआई, ये तो हो गया जो डोमेस्टिक पेमेंट मतलब करता है। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड भी कंपनी बना दी गई है, और ये बनाई गई है 2020 में। एनपीसीआई के ही पेरेंट कंपनी एनपीसीआई हो गई, इसके द्वारा बनाई गई है। यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट किया गया है, जहां पर क्यूआर के थ्रू इंटरनेशनली भी ट्रांजेक्शन की जा सकती है। अभी तक जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाती है वो उसमें स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। स्विफ्ट सिस्टम के ज़रिए एक बैंक से दूसरे कंट्री के किसी तीसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेन इनवर्ड रेमिटांस होती है। ये फॉरेन इनवर्ड रेमिटांस भी यूपीआई के ज़रिए डायरेक्टली की जा सकती है, एक तरीका होता है। इसके अलावा जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं किसी भी तरीके के, उन सभी लोगों को इंक्लूड करना है और यूपीआई वन वर्ल्ड ये बनाना है, जिससे कि हर जगह जहाँ जहाँ पर भी हम यूपीआई लगाएं वहाँ पर यूपीआई एक्सेप्ट हो जाए। तो ये जो पार्ट है, ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, और बाकी यहाँ पर जो छोटे मोटे डिटेल हैं और जो कंट्रीज़ हैं इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोजेक्ट नेक्सस। ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में बात की गई है। मतलब कि यहाँ पर मान लो एक कंट्री इंडिया से, अगर मान लेते हैं श्रीलंका में आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करना ही ये प्रोजेक्ट नेक्सस है। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हेल्प ली जा रही है BIS के द्वारा, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि 1930 में बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर बेसेल स्विट्जरलैंड में है, और इट इज़ ओन्ड बाय 63 सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग RBI। तो ये जो पार्ट है इसको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आसियान कंट्रीज़ के लिए, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है।
इन 4 कंट्रीज़ को इंडिया के साथ में जोड़ा जाएगा और ये लाइव करने के बारे में बुला रहा है 2026 तक। मतलब 2026 तक हम मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इन कंट्रीज़ में जाकर के IMPS यानी कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हम कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये फास्टर और चीपर और ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का एक जरिया बन जाएगा। अभी जैसे क्या होता है कि आप इन कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं इनके ATM से आप जो भी अपना ATM कार्ड है वो लगा करके बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज होती है 200-300 रुपये, अलग अलग तरीके का अलग अलग कंट्री में होती है। फिर वहाँ से करेंसी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस कर रहा है, ये प्रोजेक्ट नेक्सस प्राइमरली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए ही यहाँ पर सारी बातें की जा रही हैं। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, तो क्या है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एक तरीका रहेगा। दूसरा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, RBI के द्वारा। किसकी मदद से लॉन्च किया जा रहा है, BIS के द्वारा यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। किन किन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, मलेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और कब तक ये लाइव करने के बारे में बातें हो रही हैं, ये 2026 तक लाइव करने के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये जो 5 डिटेल हम लोगों ने डिस्कस की, इसी 5 डिटेल के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अगला टॉपिक हमारा सेबी को लेकर के है। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले तो इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर में सेबी क्या है। सेबी को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर 1988 में बनाया गया था। ये प्राइमरली काम करती है जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर्स या फिर जो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये जितनी भी बुलियन मार्केट, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी सेबी के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं। सेबी एक तरीके से सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर काम करती है, जिसे 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था अंडर सेबी एक्ट 1992। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, और किसी भी तरीके का अगर इरेगुलरिटी चल रहा होगा सिक्योरिटी मार्केट में तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, उस चीज़ को रेगुलेट किया जाए। इनका काम बहुत ही सिंपल है कि ये इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और जो सिक्योरिटी मार्केट उसको रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर जो भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको रेगुलेट करना, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए रेगुलर जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं उनको मैनेज करना, उनको देखना, उनको रेगुलेट करना। इसके अलावा अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, उसको रोकना। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना सिक्योरिटी मार्केट वगैरह को लेकर के। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर में क्या है। अगर बात करें इस अभी रिसेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सो सेबी ने अभी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट किया है, जिससे कि जो फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कैसे इंडिया में अपना फंड देंगे या कैसे इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। अब ये जो बातें की गई हैं अगेन हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है, आप इनको डायरेक्टली स्किप करिएगा। बस आपको ध्यान रखना है सेबी का जो बेसिक्स है, इस सेबी के बेसिक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो टॉपिक है ये थोड़ा CS वाला है, जो कंपनी सेक्रेटरी या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके डिटेल के लिए है। अब करंट अफेयर्स में है तो चीज़ें दे दी जाती हैं, बट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इनके लिए डिटेल कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, और वो भी केवल सरफेशियल। जैसे स्कोर 2.0 किससे रिलेटेड है, आप बता देंगे कि ये सेबी से रिलेटेड है या सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मेन काम यही होता है कि जो भी इन्वेस्टर के कंप्लेंट आए हुए हैं उनको रिड्रेस करना। कितने दिन में करना है कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, यहाँ पर पता होना चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि जो भी इंटरनल न्यूज़ वगैरह होती है ये मार्केट में नहीं जानी चाहिए। अब जैसे मान लो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डील आने वाली है, बिग बिलियन डील के लिए पहले से ही अगर आपका कोई दोस्त फ्लिपकार्ट में है और वो पहले से ही बता दे कि देखो इस वाले प्रोडक्ट पर इतने बजे से डिस्काउंट रहेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, वो अब सरप्राइज नहीं है और वो कंपनी के एथिक्स के खिलाफ होता है। और इस वजह से हर तरीके की जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसको रोका जाता है, बंद किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। इसके अलावा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई बंदा किसी म्यूचुअल फंड को खरीदा और वो मान लेते हैं डिफ़ॉल्ट कर दे रहा है, तो अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो वो जो डिफ़ॉल्ट के लिए जो इंश्योरेंस है वो भी अब म्यूचुअल फंड के तौर पर खरीदी बेची जाती है, ये भी सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप किससे रिलेटेड है, तो आप बोल देंगे इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट तरीका, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। पंप एंड डंप स्कीम, पंप एंड डंप स्कीम भी एक तरीके से स्टॉक की प्राइसिंग को अप एंड डाउन करने का तरीका होता है। जैसे मान लो कोई एक स्टॉक आपके पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, मान लेते हैं कि एलन मस्क है, एलन मस्क के पास में बिटकॉइन है, मान लेते हैं एरिथ्रम मान लेते हैं,
तो इन्होंने क्या किया, एरिथ्रम को ज़बरदस्ती मार्केट में बहुत बढ़िया बताया, दिखाया कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, और अचानक से एरिथ्रम की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर दिया। और जैसे ही जब बहुत ज़्यादा किया तो एलन मस्क ने अपना एरिथ्रम जितना भी था वो बेच बाच करके यहाँ से निकल लिया और फिर कहा एरिथ्रम तो बकवास था। तो आपने क्या किया, ज़बरदस्ती मार्केट को पंप किया है गलत इंफॉर्मेशन दे के, और पंप करने के बाद में फिर आपने अपना फायदा निकाला और फिर अल्टीमेटली मार्केट जो डंप कर देता है इसको। तो पंप का मतलब होता है गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा के ऊपर कर देना, और डंप का मतलब मार्केट ऑटोमेटिकली उस चीज़ को गिरा देता है। सेबी ने इस चीज़ को बैन कर दिया है, ऐसे इंडिविजुअल्स को भी बैन किया है कि ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। ETF क्या होती है? ETF एक तरीके की इन्वेस्टमेंट टेक्निक होती है। बस इतना ही वैसे तो जानने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको जानना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप लोग कई बार मॉल वगैरह में गए होंगे, वहाँ पर देखे होंगे बंडल के बंडल चिप्स वगैरह बिकते हैं। अब उस चिप्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ चिप्स ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं, जैसे कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी भर दी जाती हैं जो मार्केट में बिकती नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी करती क्या है, यहाँ पर एक बंडल बना देती है, एक मोस्ट सेलिंग का और जो लीस्ट सेलिंग है, इन सभी को आपस में बंडल में बना देती है, 10 रुपये का डिस्काउंट दे देगी और कहेगी चलो ठीक है। अब लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। वैसे कभी भी ये जो लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था इसको कभी भी कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन बंडल बनाने के बाद में अब कंपनी का ये जो लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मतलब जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, वो भी मार्केट से निकल जाएगा। तो ये एक तरीका निकाला जाता है, और यही सेम तरीका ETF में भी होता है, जहां पर जैसे अलग अलग तरीके की हमारे पास में शेयर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें थीमेटिक होती है, ETF होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की हमारे पास में होती है। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में फेमस होते हैं, कुछ होते हैं जैसे मिड कैप का नाम सुने होंगे, लार्ज कैप का नाम सुने होंगे, स्मॉल कैप का नाम सुने होंगे। तो कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि इसको बंडल बना देती है कि जो लीस्ट सेलिंग है उसको भी एक साथ लेकर के आ जाए। इसको बोलते हैं ETF। ध्यान रखना है कि केवल और केवल ETF क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है, या बोल सकते हैं एक तरीके की सिक्योरिटी होती है। बस आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप बता देंगे एक तरीके की सिक्योरिटी है। फिर हमारे पास क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए ऊषा थोराट कमेटी एक बनाई गई है। तो ये कमेटी का नाम आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ होती है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर सेटलमेंट की जा रही है, किस तरीके से उसकी क्लियरेंस की जा रही है, इसको बोलते हैं। जैसे नॉर्मली थर्सडे के दिन जो है क्लियरेंस किया जाता है, और थर्सडे के दिन इसीलिए स्टॉक के प्राइसेस नॉर्मली गिर जाते हैं। गिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर शोल्डर इफेक्ट लग जाता है। फिर हमारे पास होती है फिन इन्फ्लुएंसर। फिन इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है, नाम से ही समझिएगा, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे यूट्यूब पे, इंस्टा पे आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, और उस फाइनेंशियल एडवाइस के ही कारण से कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइजेस अप भी हो जाते हैं और डाउन भी चले जाते हैं। तो सेबी ने इस तरीके के जो भी अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको प्रोहिबिट किया है। जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड है, तो आपने अगर म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, अगर एडवाइजरशिप के लिए आप रजिस्टर्ड हो रखे हैं, तभी केवल और केवल अपनी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे के लिए सेबी ने इन लोगों के ऊपर में रोक लगा दी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेटलमेंट साइकिल को लेकर के। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि T+0, T+1, T+2 वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। ये टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एक सेटलमेंट होती है, जैसे जिस दिन भी आपने स्टॉक खरीदा उसी दिन सेटलमेंट हो जाए, एक दिन बाद सेटलमेंट हो, 2 दिन बाद सेटलमेंट हो, इसको बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल। तो ये ध्यान रखना है केवल कि ये जो टर्म है ये सेटलमेंट साइकिल से रिलेटेड होते हैं और इनका कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आती है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे 1992 में 1992 में इसे बनाया गया था। स्टॉक ये जो एक्सचेंज है 1993 में सेबी के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर मार्केट जो है स्टार्ट हो गई है। अभी रिसेंट में ये देखने को मिला है कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गया है। जैसे हमारे पास 2 तरीके की मार्केट है, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है NSE जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। निफ्ट अब जो ये NSE देखने को मिल रही है, ये NSE काफ़ी मतलब अब ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गई है। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो ये ध्यान रखना है कि आखिर में निफ्टी 50 होता क्या चीज़ है। निफ्टी 50 ये 50 जो मोस्ट मतलब सबसे बढ़िया कंपनी होते हैं उनके स्टॉक्स को लेकर के बनाया जाता है। तो 50 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिसको लेकर के बनाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है।
एक और हालांकि पॉइंट बनाया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, ईवी इंडेक्स निकाला गया है, तो निफ्टी ने अभी मतलब ईवी इंडेक्स निकाला है। ये पॉइंट ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अदरवाइज केवल और केवल इसका जो बेसिक्स है कि 1992 में बनाया गया, 1993 में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था और अभी यह लार्जेस्ट स्टॉक सेलिंग एक्सचेंज बन चुका है। कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग, ध्यान रखना है कि कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ किस चीज़ के, स्टॉक मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बस यही पार्ट आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। फिर हमारे पास है फाइनेंशियलाइजेशन। जैसे देखो, कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि कॉमर्स ने पूरी मार्केट को जकड़ रखा है। सेम वैसे ही फाइनेंशियलाइजेशन है, फाइनेंस ने पूरी मार्केट को जकड़ रखा है। यानी कि जो हमारे पास में फाइनेंशियल मार्केट चल रही हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, इसने अब लोगों का धन इतना अट्रैक्ट कर लिया है कि जो पहले ट्रेडिशनल फिजिकल असेट हुआ करते थे, रियल एस्टेट या गोल्ड, अब लोग इस पर नहीं परचेजिंग कर रहे हैं। अब अगर गोल्ड खरीदना हो रहा है तो गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड खरीदना है, क्योंकि उनको पता है गोल्ड रखने पे फिर उसका टेंशन अलग रहेगा। रियल इस्टेट में ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स लग गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, तो तमाम तरीके की दिक्कतें आ गई हैं। तो अब मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड और इस तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब इस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन से फ़ायदा नुकसान क्या है? पहली बात, इनइक्वालिटी आ जा रही है। दूसरी बात, मार्केट की जो इकोनॉमी है वो रनिंग में नहीं आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट का पैसा फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी का पैसा एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, एम्प्लॉयमेंट का पैसा फिर किराना स्टोर, और इस तरीके से घूमता रहता है, यानी कि मार्केट को चलाता रहता है। लेकिन वही अगर म्यूचुअल फंड में चला जाएगा तो म्यूचुअल फंड में फिर पैसा वहाँ पर अटक जाता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट के ही फॉर्मेट में केवल चारों ओर में घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को, इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करने का भी काम करता है। इसके अलावा हाउस होल्ड के डेप्थ बढ़ जाते हैं, एडवर्स इंपैक्ट ऑन पॉलिसीज़ देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमें एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन का एक कंसर्न देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसकी ज़्यादा बातें हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हो चुका है और इकोनॉमिक सर्वे की जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। हमारे लिए हालांकि ये सब किसी काम का नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 4 तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं। फ्यूचर होती है, फॉरवर्ड होती है, ऑप्शन होती है, स्वैप होती है। इसके अलावा जो थोड़े थोड़े टर्म्स होते हैं, जैसे कॉल हो गया, पुट हो गया, ये टर्म ध्यान रखना है कि आखिर में होती क्या चीज़ है। तो एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, कॉल, पुट, स्वैप, ये सब टर्म किससे रिलेटेड है? तो आप बता देंगे डेरिवेटिव या फिर जो इन्वेस्टमेंट मार्केट होती है इनसे रिलेटेड होते हैं। बाकी इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं ये सब सीए लोगों का काम है, हमारे लिए किसी तरीके का ये काम नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आखिर में ये डेरिवेटिव्स रेगुलेट कैसे होते हैं। रेगुलेट किया जाता है ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के द्वारा और सेबी के द्वारा प्राइमरली ये किए जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। फिलहाल में अभी ये बातें बताई गई हैं कि पहला इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर एज एक सॉवरिन रेटिंग बन गया है। सॉवरिन का मतलब ये होता है जहां पर पूरी कंट्री के लिए वो रेटिंग प्रोवाइड करता है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन प्राप्त रहती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लेकर के हम लोगों ने पूरी डिटेल में डिस्कशन की थी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कंपैरिजन भी किया था। बाकी यहाँ पर जो डिटेल दिए गए हैं आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास यहाँ पर पॉइंट है नहीं और जितने भी हमारे पास में रिलेवेंट पॉइंट थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लेकर के वो हम लोगों ने इस वाले पार्ट में डिस्कस कर ही लिया था। तो इसको आप लोग जा करके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। छोटे छोटे फिर टर्म हमें मिल जाते हैं, जैसे कि इन्विट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जैसे होता क्या है, हम लोग म्यूचुअल फंड के पहले बारे में समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होती है? म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मान लो आपके पास में इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है कि आप सारे लोगों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करें। तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल देते हैं। मान लो आपने 100 रुपये डाला, अब ये 100 रुपये आपके अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये कुछ पार्ट गोल्ड में भी चला जाएगा, ये कुछ पार्ट रियल इस्टेट में चला जाएगा, कुछ पार्ट बैंकिंग में चला जाएगा, कुछ पार्ट हो सकता है कि मतलब स्टॉक में चला जाए, कुछ पार्ट हो सकता है कि एक्सचेंज मार्केट में चला जाए, कुछ बुलियन में चला जाए, तो डिपेंड कर जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन पहले ही म्यूचुअल फंड वाला बता देगा, उसमें प्रॉपर लिखा रहेगा कि ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कैसा कैप है, और उसके बारे में फिर यहाँ पर चीज़ें दिखा देता है कि क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो सेम जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड है, वैसे ही यहाँ पर इन्विट भी होती है। इन्विट में क्या होता है कि कोई एक मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मान लो कि एक ब्रिज बनाना है। सो ब्रिज बनाने के लिए फिर अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा कि ये ब्रिज बनानी है, और इसके लिए फिर जिस तरीके से आईपीओ निकलती है वैसे ही आईपीओ निकाल दी जाएगी कि चलो ठीक है 15-15 हज़ार रुपये की आईपीओ हो गई।
और इस तरीके से फिर अल्टीमेटली जो भी इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा और जो भी कंपनी होगी वो अल्टीमेटली पैसा पा जाएगी और उसके लिए ब्रिज बनाना आसान हो जाएगा। तो ये जो तरीका होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तरीके से होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया में किसी भी तरीके का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट आपको लेना है तो आपको सेबी के थ्रू ही गुजरना पड़ता है, सेबी के थ्रू ही पास ऑन होना पड़ता है। तो यहाँ पर सेम यही इन्विट्स के लिए भी रेगुलेशन बनाई गई है 2024 में। तो रेगुलेशन क्या बनाई गई है ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि इन्विट होती क्या चीज़ है। सो इन्विट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड दैट अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे टोल रोड, पावर लाइन, पाइपलाइन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इन स्पॉन्सर्स होते हैं बेसिकली, जैसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होते हैं, सेम वैसे यहाँ पर स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि इन्विट को सेटअप करते हैं सेबी के थ्रू और अल्टीमेटली बोरोवर के थ्रू, मतलब इस तरह से इन्वेस्टमेंट प्राइमरली हो जाती है। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी जो इनकम होती है वो टोल, रेंट, इंटरेस्ट किसी भी तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। तो ये मेन चीज़ होती है जिसके लिए जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी इसका सिग्निफिकेंस यही है कि लो टिकट साइज रहता है और लिक्विडिटी होती है। मतलब मान लो कि 15,000 करोड़ का अगर मान लो कोई मतलब फंड बनाना है या कोई भी स्टॉक निकालना है या इन्विट बनाना है, सो 15,000 रुपये से ये स्टार्ट हो सकती है। तो छोटा अमाउंट 15,000 करोड़ में बदल सकता है, ये एक तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने अभी एक टोल फ्री नंबर निकाला है जिससे कि जो भी क्लेम वगैरह करना है, जो भी मतलब आपको दिक्कत है, वो यहाँ पर इसके थ्रू आप जानकारी कर सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल और केवल इस बॉडी के बारे में। ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा निकाली गई है और ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर करी गई है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है टू फोकस ऑन सेफगार्डिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट बाय फैसिलिटेटिंग रिफंड ऑफ शेयर, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड मैच्योर्ड डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स। तो एक तरीके से इसे एजुकेट करने का मेन तरीका होता है जो कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। फिर हमारे पास होती है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इंडियन वोलेटाइल इंडेक्स, वोलेटाइलिटी का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक कितना ज़्यादा वोलेटाइल है इस बारे में जानकारी देना। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट बाय विच अंडरलाइंग इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट। कोई भी अगर इंडेक्स है वो कितना फ्लक्चुएट हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस पर बेस्ड होता है? ये निफ्टी पर बेस्ड होता है और अल्टीमेटली यहाँ पर वोलेटिलिटी को ही कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के लिए शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज बताया है और उसी का मेथड यूज किया जाता है इस वोलेटिलिटी को भी चेक करने के लिए। तो ये जो छोटे मोटे चीजें हैं इसी को थोड़ा मोड़ा आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फिंटरनेट। अब जैसे इंटरनेट की होता है सेम वैसे फाइनेंशियल इंटरनेट, मतलब फाइनेंशियली जब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं फाइनेंशियल इंटरनेट। इट इज इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, जैसे इंटरनेट इंपावरिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस बाय प्लेसिंग देम एट द सेंटर ऑफ देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसको बोलते हैं फिंटरनेट। केवल और केवल डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बाकी हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद से है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या है? परपेचुअल बॉन्ड एक तरीके का फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। 80 बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं ये मत पढ़िएगा, पढ़ेंगे इंटरेस्ट आएगा लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए, इस एग्जाम में बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किसको पढ़ें, ये ज़रूरी चीज़ है। तो जितना पढ़ना है उसके बारे में जाइए, आपको इंटरेस्ट आ रहा है बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें देखनी है तो आप डिटेल में कहाँ किसको पढ़ना है ये जरूर आइडेंटिफाइड रखिए। पीवाईक्यू से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से बहुत आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक को कितना हमें पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो हमारे पास में बॉन्ड होते हैं या चीज़ें होती हैं या इनफैक्ट पी नोट्स होते हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, क्योंकि ये अगर मान लो इस पर डिटेल पूछ दिया गया तो जो भी सीए, सीएस या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए एडवांटेज हो जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पार्टिसिपेटरी नोट को लेकर के। पार्टिसिपेटरी नोट भी एक तरीके का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही होता है, बस यही पार्ट आपको ध्यान रखना है और जरूरत नहीं है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये गिफ्ट सिटी में बनाया गया है जहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ली जाती है। अभी हाल फिलहाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला फर्स्ट कम ट्रेडिंग मेंबर बन चुका है इस इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के ऊपर में। लास्ट हमारे पास टॉपिक होती है कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड क्या चीज होती है? कैरी ट्रेड एक तरीके का अगेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही होता है जो कि यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट के तरीके को बताता है। जैसे मान लो कि कभी मार्केट एक्सचेंज मार्केट के लिए प्राइमरली होती है। एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि कभी मान लो मार्केट शॉर्ट है तो आप उस समय करेंसी को परचेज कर लो और फिर जो हायर करेंसीज है उसको खरीद लो। ये सब जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैरी ट्रेड क्या होती है। सो कैरी ट्रेड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, दैट्स इट। इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर।